नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय सच्चाई प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे आपके संस्कृत पेडागोजी क्लास रहेगी। ये क्लास नंबर फर्स्ट है आपकी, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग संस्कृत की क्लास में पेडागोजी क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गद्यांश पद्यांश तो ठीक है, ग्रामर पोर्शन भी आपको जैसे हिंदी में अगर आ रहा है तो वही चीज़ें सेम आपके संस्कृत में भी आती हैं। संस्कृत चाहे फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें या सेकंड लैंग्वेज, और अधिकतर एमपी टेट वर्ग 3 में संस्कृत जो है सेकंड लैंग्वेज ही रहती है। 80% लोगों का ये मानना है, और यही लैंग्वेज जो सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हिंदी का थोड़ा तालमेल रहता है संस्कृत में। तो संस्कृत पेडागोजी में 15 प्रश्न पेडागोजी के आते हैं। 15 में से अपठित गद्यांश पद्यांश रहते हैं, जिसमें ग्रामर पोर्शन भी रहता है, और कुछ आपके गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं, संस्कृत पेडागोजी के फर्स्ट क्लास में हम 15 क्वेश्चंस करेंगे, और सिलेबस पेडागोजी का कम इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो क्लास आपके कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। तो डेली आपके 15 क्वेश्चंस करेंगे। 11:30 में हमारी हिंदी पेडागोजी और संस्कृत पेडागोजी यानी लैंग्वेज का जो होता है हमारा क्लास, वो है आपके 11:30 AM पर होती है। और इसमें 15 क्वेश्चंस करेंगे। 15 में से आप लोगों को क्या फीडबैक है, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आप पे दिया गया है, यदि शिक्षकै शिक्षणेन संवेगात्मक उष्णतमम् अपि प्रतिपादयति तदा तस्य शिक्षणं भवति। प्रश्न कह रहा है, यदि कोई शिक्षक शिक्षण करते समय सह संवेगात्मक उष्णतम प्रतिपादित करता है तो वह शिक्षण किस प्रकार की कहलाएगी। यदि कोई अध्यापक अध्यापिका आपकी, जब आपके लोगों की नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आप ही जो है शिक्षण संवेगात्मक उष्णतम में आप प्रतिपादित कर रहे हैं, तो वह कौन सी शिक्षण कहला जाएगी। मंद, त्वरित, समान या प्रभावी। देखिए, जब भी शिक्षणों में सह संवेगात्मक उष्णतम की बात की जाएगी, तो सह संवेग है तो कहीं ना कहीं वह क्या हो जाएगी, प्रभावी होगी, बच्चों के लिए, बालकों के लिए प्रभावी होगी। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा, जिनका सपना है वर्ग 3 एग्जाम को फतेह करना। साथियों, भाषण कौशल संपादनाय साधनम विद्यते। भाषा कौशल में संपादन में साधन कौन सा कहलाएगा। कथा श्रवण कहलाएगा, पद क्रीड़ा कहलाएगा, अभ्यासय कहलाएगा, या पठनम कहलाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, आप सभी लोग जानते समझते ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि भाषण कौशल की जब भी बात की जाएगी, साधन की बात की जाएगी, साधन पूछा जाएगा, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, और वह दोस्तों अभ्यास। क्योंकि भाषा कौशल का संपादन के सबसे बेहतरीन साधन कौन सा होगा। कुछ लोग में कथा श्रवण सुनना भी होगा, पठनम पढ़ना भी होता है भाषण कौशल में, पद क्रीड़ा तो ये तो नहीं, लेकिन अभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट है। भाषण कौशल का संपादन करने का बेहतरीन साधन हमारा क्या है, वह अभ्यास करना। तो पॉजिटिव ऑप्शंस के साथ पॉजिटिव आपकी चीज़ों को देखना है, समझना है और फीडबैक करना है। अगला, पद शिक्षणस्य कस्मिन् विधौ प्रश्नाः व्याकरण संबंधितः भवन्ति। यानी पद शिक्षण में कौन सी विधा में प्रश्न व्याकरण से संबंधित हो जाएगी, कौन सी विधा होगी। सभी लोग बताइए, अपने माइंड की मेमोरी में सेव कीजिए कि पद शिक्षण में कौन सी विधा जो है प्रश्न व्याकरण संबंधित हो जाएगी। खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि, भाष्य विधि या तुलना विधि। जब भी पद शिक्षण में आपके प्रश्न व्याकरण की बात की जाए, प्रश्न व्याकरण से संबंधित अगर पूछा जाए, तो फिर आपका क्या जवाब होना चाहिए। सभी लोग बताइए, क्या वह दंडान्वय विधि हो जाएगी। पद शिक्षण में कौन सी विधि प्रश्न जो है व्याकरण संबंधित होती है, और वह कहलाती है आपकी दंडान्वय विधि। तो सभी लोगों ने अच्छे से समझ लिया। देखिए, दंडान्वय विधि के अंतर्गत प्रथम विशेषण पद जो है खोजा जाता है। प्रथम में क्या है, आपका जो विशेषण पद होता है वह खोजा जाता है। उसके बाद जो विशेष पद इसमें जोड़ा जाता है, और इसके बाद विविध प्रत्ययों से बने जो पद होते हैं साथ में जोड़े जाते हैं, उसे दंडान्वय कहा जाता है। तो दंडान्वय में क्या होता है, पद शिक्षण इसीलिए किया गया है कि दंडान्वय में क्या होता है, सबसे पहले प्रथम विशेषण पद खोजेंगे, इसके बाद विशेष पद उसमें जोड़ देंगे, और फिर जो विविध पद होते हैं उनके प्रत्यय से के साथ जो पद साथ में जोड़ेंगे, उसे दंडान्वय कहा जाता है। यानी कि जब शिक्षण व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछता है तब ये विधि होती है।
तो शिक्षक क्या करता है, व्याकरण से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछता है तो फिर वह आपके क्या हो जाती, क्या कोई भी प्रश्न दिया गया ना, विधौ प्रश्नाय व्याकरण संबंधित भवति, व्याकरण से संबंधित कोई प्रश्न अगर पूछता है तो वह दंडान्वय विधि होगी। ये आपको याद रखना, माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सामाजिक दृष्टिकोणेन शिक्षाः प्रमुखम उद्देश्यम अस्ति, यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। धनार्जन निगेटिव हो जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना, अवकाशस्य सदुपयोगम, अवकाश का सदुपयोग करना, मानव जीवन सर्वांगीण विकास है। तो सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति को अपनी व्यक्तित्व का विकास समाज की आवश्यकता और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो सामाजिक दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है कि मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कंठस्था तु या विद्या कस्याय शिक्षण पद्धता है मूल स्रोतो अस्ति। कंठस्थ करने की अब देखिए कंठस्था दिया गया, कंठस्थ मतलब क्या होता है, याद करना। तो कंठस्थ तु या विद्या कस्याय शिक्षण पद्धताय कस्याय शिक्षण पद्धताय मूल स्रोतो अस्ति, मूल स्रोत बताना है। तो पाठ पुस्तक पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, पाठशाला पद्धति या समन्वय पद्धति हो जाएगी। तो इनमें से हमारा कौन सा हो जाएगा, ये कौन सी विधि आपकी कहलाएगी, कंठस्थ करने में या विद्या कस शिक्षण पद्धताय मूल स्रोतो अस्ति। तो यह हो जाएगा पाठशाला पद्धति की कहला जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सभी लोगों को अच्छे से ध्यान से समझना है और फीडबैक करना है, ताकि कोई भी प्रश्न पर दिक्कत हो आप सभी लोग फीडबैक कर पाएँ, कमेंट कर पाएँ। तो कंठस्था तु या विद्या कस्याय शिक्षण पद्धताय मूल स्रोतो अस्ति। आपका जवाब होना चाहिए पाठशाला पद्धति। आइए अब सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझ के चलिए। अगला प्रश्न है, अधोक्ताय विधियः कठिन निवारण विधि इति नामना प्रसिद्धा है। इनमें से कौन सी विधि जो है कठिन निवारण विधि प्रसिद्ध है, कौन से नाम से कठिन निवारण विधि प्रसिद्ध है, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि या इनमें से तीनों। कठिन निवारण विधि अन्य नाम प्रसिद्ध है। यहाँ पे कौन सा सही होगा, सभी लोग बताइए। देखिए जब भी कठिन निवारण विधि की बात की जाएगी तो आपके कठिन निवारण में उद्बोधन विधि भी आ जाती है, प्रवचन विधि भी आ जाता है और स्पष्टीकरण भी आ जाती है, अर्थात ये तीनों आ जाती हैं। तो तीनों को हमें समझना है और फीडबैक करना आप सभी लोगों को। अगला प्रश्न देखिएगा, उच्च शिक्षणे अनुवाचन प्रश्नोत्तर कठिन निवारण दीनाम चा सोपान अवसरे शिक्षकेण कह विधि अनुसरणीय है। अब देखिए उच्च शिक्षण अनुवाचन में जब आपकी नियुक्त होगी, जब आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे तो उच्च शिक्षण के अनुवाचन में प्रश्नोत्तर कठिन निवारण, प्रश्नों के कठिन निवारण में सोपान अवसरम, क्या लिखा है, सोपानम अवसरे, सोपान के अवसर में शिक्षक जो है किस विधि का अनुसरण करते हैं। जी हाँ, उच्च शिक्षण अनुवचन में प्रश्नोत्तर में कठिन निवारण करने के लिए सोपान के अवसर में शिक्षक जो है किस विधि का अनुसरण करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, व्यवहार विधि, अनुकरण विधि या परिष्कृत विधि। तो आप सभी प्यारे मित्र जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञाता लोग हैं। यहाँ पे उच्च शिक्षण अनुवाचन दिया गया है और जो कठिन निवारण में सोपान के अवसर में शिक्षक जिस विधि का अनुसरण करेंगे, क्योंकि कठिन निवारण की बात की जा रही है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, परिष्कार विधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिष्कार विधि। परिष्कार विधि। अब कई सारे प्रश्न बनते हैं, ये परिष्कार विधि होती क्या है। काफ़ी सारे में चीज़ें आती हैं कि परिष्कार विधि क्या है सर, और जो लोग नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा दिक्कतें आती हैं। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं प्रश्न। अगला है, पाठ्य पुस्तकस्य प्रारंभ
प्रारंभाय छात्राणां पूर्वज्ञानस्य धारिताय प्रश्नाय कथन्ते। पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न कौन सा होगा? प्रस्तावनात्मक प्रश्न, आवृत्त्यात्मक प्रश्न, निदानात्मक प्रश्न या बोधनात्मक प्रश्न होगा। तो पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में, अब देखिए प्रारंभ की बात करेंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में जो है छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न कथनते, कौन सा प्रश्न बोलेंगे? तो वह हो जाएगी आपके प्रस्तावनात्मक प्रश्न। प्रारंभ में क्या होता है? प्रस्तावना ही होता है, तो प्रस्तावनक प्रश्न कहला जाएगा। न बोध होगा ना ही निदानात्मक होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। भाषा शिक्षणस्य कौशलेषु अंतिम कौशलम अस्ति। भाषा शिक्षण में 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना मतलब श्रवण, फर्स्ट हो गया। बोलना यानी भाषणम, लेखनम थर्ड। सुनना, बोलना, पढ़ना, पढ़ना आएगा, पठनम थर्ड में आएगा, लेखनम फोर्थ में आएगा। ये आपका है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? अंतिम कौशल। तो अंतिम कौशल होता है लेखनम, तो यहाँ पे क्या जाएगा? लेखनम वाला हमारा सही हो जाएगा। संस्कृत पेडागॉजी का इतनी भी टफ नहीं आती है, ठीक है, जितना आप लोग समझते हैं। और अगला प्रश्न है जो पिछली बार वर्ग 3 में आया हुआ है प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण विधिषु ऐसा विधि न परिगण्यते। व्याकरण शिक्षण में कौन सी विधि इनमें से कौन सी परिगण्य नहीं है? अभिनय विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि। देखिए व्याकरण शिक्षण विधि में जिस विधि का उपयोग नहीं किया जाता, यानी व्याकरण शिक्षण विधि में किस विधि की परमिशन होती है, ठीक है, तो उसमें आपका आगमन निगमन तो रहेगा ही रहेगा व्याकरण में, लेकिन प्रत्यक्ष विधि भी आपकी आ जाती है। लेकिन किसी विधि का अनुसरण व्याकरण शिक्षण विधि से ऐसा विधि ना परिगण्यते, तो यहाँ पे अभिनय विधि, अभिनय विधि आपकी यहाँ पे नहीं होगी। अभिनय विधि का व्याकरण शिक्षण विधि से कोई संबंध नहीं है। बाकी आगमन निगमन तो व्याकरण का होता ही होता है, साथ ही साथ प्रत्यक्ष विधि आपकी शामिल हो जाती है। व्याकरण यानी आगमन निगमन विधि दोनों को ही समझ लीजिए, चाहे हिंदी की बात हो चाहे संस्कृत की बात हो। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है अध्यापकेन काव्यमयम वातावरणम कस्याम पाठ योजनायाम स्थिष्टेम। यानी अध्यापक जो है काव्यमय जब वातावरण में कौन से पाठ योजनम का जो है संक्रिया करते हैं या उपयोग करते हैं? व्याकरण पाठ योजनायाम, नाटक पाठ योजना, पद्य पाठ योजना या गद्य पाठ योजना। अध्यापक किस में है? काव्यम वातावरणम कश्याम। अब काव्य के वातावरण में पूछा रहा है, काव्य मतलब कविता की बात हो रही है, तो काव्य के वातावरण में आपका कौन सा होगा? तो वह कहलाएगा पद्य, क्योंकि काव्य का किससे संबंध होता है? पद्य से संबंध होता है। काव्य और पद्य एक ही चीज़ है। जिसने इस प्रश्न को समझ लिया, शब्दों को समझ लिया, उसने आंसर सही कर लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विचार संप्रेषणस्य प्रभावी माध्यमों अस्ति। विचार के संप्रेषण में प्रभावी माध्यम कौन सा होगा? अभिव्यक्ति, शैली, कौशल या भाषा? सभी लोग बताइए। विचार के संप्रेषण में प्रभावी माध्यम होगा, देखिए प्रभावशाली संप्रेषण में जितना महत्व बोलने वाले का होता है उतना सुनने वाले का होता है, इतना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। और संप्रेषण उस समय ही पूरा माना जाता है जबकि बोलने वाले का विचार जो भावनाएं होती हैं, ठीक है, और सुनने वाले के पास जो है प्रेषित होनी चाहिए। तो आपका प्रभावी संप्रेषण का जो माध्यम होता है रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी विचार संप्रेषण में का प्रभावी माध्यम हमारा हो जाएगी भाषा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगी यहाँ पे? भाषा हो जाएगी। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों को मिलता रहे। और अगला प्रश्न है कि सामान्यतः अनुवादस्य कति भेदाय भवन्ति। समान अनुवाद के कितने भेद होते हैं? सभी लोग बताइए। सामान्य अनुवाद के कितने भेद होते हैं? चत्वारैः 4, त्रयैः 5 या सप्त?
देखिए अनुवाद के वे जैसे लिखित अनुवाद, मौखिक अनुवाद, संवाद अनुवाद ये हो जाते हैं। ठीक है, तो अनुवाद जो मुख्यतः प्रकार से कहा जाए तो आपके 3 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं हमने क्या बताया? एक लिखित अनुवाद होता है, आपका लिखित होता है। ठीक है, लिखित के बाद होता है दूसरा मौखिक होता है, और मौखिक के बाद आपका होता है संवादनात्मक संवाद। तो यानी कह सकते हैं त्रय 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 1 से लेकर 100 तक गिनती आनी चाहिए सभी से, संस्कृत में गिनती, ये इतना याद रखिएगा। अगला NCERT इति संस्था कस्मिन् क्षेत्रे कार्यरत। जो NCERT की संस्था है ये किस क्षेत्र में कार्य करती है? राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र, राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है, राष्ट्रीय युवा शिक्षण क्षेत्र है, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्षेत्र है। तो NCERT आपने पढ़ा होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आपने पढ़ा है। तो इस संस्था का किस क्षेत्र में जो है कार्य करती है? तो ये जो संस्था है दोस्तों आपके राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की बात करेंगे, NCERT। और अगला प्रश्न कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन करेंगे, एक मॉक क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को देंगे। खाली स्थान अधोक्ताय परीक्षा मौखिक परीक्षाएं अंकम नस्ति। इनमें से कौन सी मौखिक परीक्षा में मौखिक परीक्षा का अंग नहीं? यहाँ पे अंग लिखा हुआ, ठीक है। तो मौखिक परीक्षा का अंग कौन कौन होते हैं सभी लोग बताइए। मौखिक परीक्षा के अंग, देखिए मौखिक परीक्षा में क्या क्या चीज़ें होती है? शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, सही वाक्य बनाना, विराम चिन्हों को ध्यान देना। ठीक है, तो मौखिक परीक्षा में ये इम्पोर्टेंट होता है। जब अंगों की बात आती है तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना पड़ता है। तो अधोक्त परीक्षा मौखिक परीक्षा अंग कौन सा नहीं होगा? यानी आपका शलाका परीक्षा होगा, सात्कार होगा, शास्त्रार्थ हो जाएगा। लेकिन नील पत्र का निर्माण परीक्षा ये आपका जो दिया गया है ये मौखिक परीक्षा का अंग नहीं कहलाता है, क्योंकि नीलपत्र आगे इसमें लिखा जाएगा। मौखिक में शलाका, साक्षात्कार और शास्त्रार्थ ये तीनों हमारे मौखिक परीक्षा के अंग हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन है मॉक क्वेश्चन के लिए देंगे, इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करना है और नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के आंसर सभी को बताया जाएगा कि निम्नलिखित सूक्तैः समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयति ना ही ज्ञानेन खाली स्थान पवित्रमिह विद्यते ना ही ज्ञान सार्धम पवित्रमिह विद्यते ना ही ज्ञानेन सह पवित्रमिह विद्यते ना ही ज्ञानेन सदस्यम पवित्रतम विद्यते ना ही ज्ञान साकम पवित्रमिह विद्यते। तो समुचित पदेन यहाँ पे सूक्ति को पूरा करना है कि ना ही ज्ञानेन पवित्र में ही विद्यते। जो भी आप लोगों को कमेंट आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और 15 क्वेश्चन हमने किया, 15 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। और डेली आपकी 11:30 AM to 12 PM हमारी डेली आपकी सुबह 11:30 बजे क्लास हो जाएगी। और हो सकता है टेक्निकल में 10-5 मिनट आपके डिले हो सकती है, तो सभी लोगों को क्लास ज्वाइन करना है। कभी भी क्लास देख सकते हैं, वीडियो अपलोड हो जाता है, क्लासेज हमारी अपलोड हो जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो सभी अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।